क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर वित्त बाजार पार्ट नंबर 8। टॉपिक हमारा चल रहा था पूंजी बाजार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। कंटिन्यू करें हम इसी को ही। इसके 2 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। थर्ड पॉइंट करते हैं, विनियोग में वृद्धि या इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जिन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में सफिशेंट अमाउंट में कैश होता है, पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है, पर विनियोग के अच्छे अवसर उपलब्ध नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ बेटर नहीं है उनके पास में इन्वेस्ट करने के लिए, तो पूंजी बाजार जो है, कैपिटल मार्केट जो होता है, वो अलग अलग विशेषताओं वाली, अलग अलग फीचर वाली अनेक सिक्योरिटीज़ जो है वो अवेलेबल करवाता है। जो उनको पसंद आए उसी सिक्योरिटी में वो अपना कैश डिपॉजिट कर सकती हैं। अलग अलग सिक्योरिटीज़ मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटीज़, उसमें वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब हमें अपनी पसंद की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पसंद के शेयर्स मिल सकते हैं, तो फिर व्यक्ति उनमें इन्वेस्टमेंट कर लेता है और इस प्रकार से विनियोग जो है वो बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट पर आएंगे, प्रतिभूतियों में अधिक तरलता, मोर लिक्विडिटी इन सिक्योरिटीज़। लिक्विडिटी का मतलब होता है उसे कैश में बदलने की सुविधा। तो पूंजी बाजार जो होता है ये सेकेंडरी मार्केट, गौण बाजार की सहायता से सिक्योरिटीज़ में तरलता उत्पन्न करता है। पढ़ चुके हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में पिछली वीडियोज़ में। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पर कि शेयर डिवेंचर्स को ख़रीदा बेचा जाता है बाद में इन्वेस्टर्स के बीच में, तो जो कैपिटल मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट की हेल्प से सिक्योरिटीज़ में तरलता उत्पन्न, लिक्विडिटी उत्पन्न करता है। लिक्विडिटी का मतलब उनमें कैश में बदलने की सुविधा, जिसके कारण प्रतिभूतियों को, सिक्योरिटीज़ को आवश्यकता पड़ने पर, जब किसी को आवश्यकता हो तो वो उसे सरलता से बेच सकता है। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, विदेशी विनियोग में वृद्धि, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यदि हमें विदेशों से वस्तुओं का आयात करना है, इंपोर्ट करनी है गुड्स फॉरेन से, तो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो चीज़ें हमें अपने देश में नहीं मिल पाती आवश्यकता की, उन्हें यदि हम बाहर से मंगाना चाहते हैं तो हमें भुगतान या पेमेंट करने के लिए विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी की आवश्यकता होगी। और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है? विदेशी विनियोग। कि लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करें, वहाँ से हमारे पास करेंसी आए, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा या फॉरेन करेंसी आएगी। और विदेशी विनियोग को अपने देश की ओर आकर्षित करने का काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कैपिटल मार्केट करती है। पूंजी बाजार जो है विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटीज़, अलग अलग टाइप की, अलग अलग कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ अवेलेबल करा करके विदेशी विनियोजक, फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने देश की ओर अट्रैक्ट या आकर्षित करती है। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करें वो है पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार में अंतर। दोनों के बारे में हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं डिस्कस। पिछली वीडियोस देख लें आप, इससे क्लियर हो जाएगा क्या क्या है ये कॉन्सेप्ट, अगर आपने नहीं देखी तो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। तो टेबल हम बनाएंगे, अंतर का आधार, बेस ऑफ डिफरेंस, पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट मुद्रा बाजार। पहला पॉइंट है अवधि या फिर ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए है। तो कैपिटल मार्केट की अवधि जो है वो 1 वर्ष से अधिक की होती है, ड्यूरेशन इज़ मोर देन 1 ईयर। जबकि मुद्रा बाजार, मनी मार्केट की अवधि 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की हो सकती है। इट डील्स विद द सिक्योरिटीज ऑफ द ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर अप टू 1 ईयर, 1 डे अप टू 1 ईयर। सेकेंड पॉइंट है तरलता या फिर लिक्विडिटी। ध्यान रखें, तरलता का मतलब है कैश में बदलने की सुविधा। यहाँ मात्र अधिक क्रय विक्रय वाली प्रतिभूतियाँ, एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ के लिए ये सुविधा उपलब्ध होती है कैपिटल मार्केट की। जिन कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ बहुत कम बिकती हैं तो वहाँ पर उनके इन्वेस्टर्स जो होंगे वो भी कम ही होंगे। तैयार बाजार यहाँ पर उपलब्ध होता है किसके लिए? एक मार्केट अवेलेबल है हमारे पास एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ के लिए। इसलिए सभी कंपनी की प्रतिभूतियों में तरलता की यहाँ कोई गारंटी नहीं होती कि हर एक कंपनी की सिक्योरिटीज़ यहाँ बिकी जाएंगी। केवल उन्हीं कंपनी की सिक्योरिटीज़ की बिकने की गारंटी है जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो in this market only the actively traded securities have ready market, so there is no guarantee for the liquidity of the securities of all the companies. अब बात करते हैं मनी मार्केट की। तो यहाँ पर
डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया नामक संस्था जो है वो मुद्रा बाजार के प्रलेख या इंस्ट्रूमेंट्स हमारे जो होते हैं उसको लिए तैयार बाजार उपलब्ध करवा करके तरलता को बढ़ाती है। डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI institution provides the ready market for the money market documents, provides sufficient liquidity to the money market institutions। ये संस्था जो है ये मनी मार्केट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके के द्वारा मनी मार्केट में कैश मिल सकता है उनके लिए एक रेडी मार्केट अवेलेबल करवाती है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, वो है सुरक्षा तत्व या सेफ्टी एलिमेंट्स। ये जो कैपिटल मार्केट है इस बाज़ार में हर तरीके की वित्तीय दृष्टि से चाहे सुदृढ़ हो चाहे कमज़ोर हो, फाइनेंशियली कोई कंपनी स्ट्रांग है या कमज़ोर है, ऐसी कंपनीज मतलब हर प्रकार की कंपनीज की सिक्योरिटीज़ का क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है, परचेज और सेल यहाँ पर की जाती है। अतः अधिक जोखिम यहाँ पर रहता है। अगर किसी ऐसी कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं जो फाइनेंशियली कमज़ोर है तब रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। हो सकता है कि हमारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस ना मिले, इनकम तो दूर की बात है। सो सिक्योरिटीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और वीक आर बॉट एंड सोल्ड हेयर, देयरफॉर द मोर रिस्क इज इन्वॉल्व्ड। बात करते हैं मनी मार्केट की, तो इस बाज़ार में सरकार, वित्तीय संस्थाएं, अच्छी स्थिति वाली कंपनियों के प्रपत्रों का क्रय विक्रय होता है। गवर्नमेंट, सरकार, वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अच्छी स्थिति, फाइनेंशियल साउंड जो है कंपनीज, उनकी जो प्रपत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको परचेज और सील किया जाता है। अतः क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, कंपनीज की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए सेफ्टी फैक्टर या सुरक्षा तत्व ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। इन दिस मार्केट द सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियली साउंड कंपनीज सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, देयरफॉर द सिक्योरिटी फैक्टर इज अवेलेबल। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, भागीदार या फिर पार्टिसिपेंट्स की कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो बैंक्स, कैपिटल मार्केट की बात करें, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय संस्थाएं, विदेशी निवेशक, फॉरेन इन्वेस्टर्स और साधारण जनता, पब्लिक जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। ये सभी सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट या डी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मनी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कुछ ही संस्थाएं होती हैं। स्पेशलिस्ट में इन्वॉल्व होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, वित्तीय संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वित्तीय कंपनियाँ। तो ये ही संस्थाएं जो है पैसे लेने देने का काम ज़्यादा करती हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है यहाँ पर, व्यवहार किए जाने वाले प्रपत्र या इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर परचेज और सील किए जाते हैं। हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर समतांश, जिन्हें इक्विटी शेयर्स हम बोलेंगे, वो परचेज किए जाते हैं, सील किए जाते हैं। पूर्वाधिकारांश बोलें, प्रेफरेंस शेयर्स परचेज सील किए जाते हैं। डिबेंचर्स, ऋण पत्र, यहाँ पर परचेज सील किए जाते हैं। और बॉन्ड्स। मनी मार्केट के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। खजाना बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, मांग मुद्रा, कॉल मनी, जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वाणिज्यिक बिल और कमर्शियल बिल इत्यादि यहाँ पर सेल परचेज किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 6 आता है विनियोग राशि, इन्वेस्टमेंट आउटले, कितना अमाउंट इसमें जमा किया जा सकता है। कैपिटल मार्केट की बात करें तो प्राय इन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य कम होता है। कैपिटल मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ परचेज और सील की जाती हैं, जैसे शेयर्स और डिवेंचर हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन में कि शेयर्स और डिवेंचर्स का रेट ज़्यादा नहीं होता। यदि अकाउंट्स के हिसाब से हम बात करें, जैसे अकाउंट्स में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उसमें जनरली हम मान लेते हैं कि शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का होगा और डिवेंचर जो है वो 100 रुपीज़ का होगा। प्रैक्टिकली इनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और बहुत ज़्यादा नहीं होता। So generally the face value of securities are less, for example ₹10 और ₹100 etc. बात करते हैं मनी मार्केट की, तो ये प्रपत्र अधिक राशि के होते हैं, इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल कॉल मनी की बात करें हम, मिनिमम अमाउंट जो इसका है, न्यूनतम राशि जो है वो 10 करोड़ की है। सो अमाउंट ऑफ दिस सिक्योरिटीज़ आर वेरी हाई। फॉर एग्जांपल मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉल मनी इज़ ₹10 करोड़। 7th पॉइंट पर आते हैं, संभावित आय, एक्सपेक्टेड रिटर्न, कितनी आय मिलने की संभावना है, रिटर्न मिलने की संभावना है। तो कैपिटल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर हमें लाभांश
के रूप में नियमित आय मिलती है। लाभांश मतलब डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को लाभांश दिया जाता है और प्रति वर्ष दिया जाता है। यदि हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो उसमें तो प्रति वर्ष मिलता ही है। पूंजी लाभ भी हमारे को मिलता है, बिक्री पर लाभ। पूंजी लाभ का मतलब कि हमने शेयर खरीदा था 100 रुपीज़ का, अब उसकी कीमत 250 हो चुकी है, तो 150 रुपये ज़्यादा हमें मिल सकते हैं अगर हम उसे बेचें तो। बोनस अंश जो मुफ्त में अंश हमें प्राप्त होते हैं, इनसे अधिक आय हमारे को प्राप्त होती है। कंपैरेटिव मोर इनकम फ्रॉम द डिविडेंड which is a regular income, capital gain that is profit on sale of instrument, bonus shares, free shares। बात करते हैं मनी मार्केट या मुद्रा बाजार की। यहाँ पर प्रपत्र जो होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जिन्हें की क्रय और विक्रय किया जाता है, कम आय अर्जित करने वाले होते हैं। यहाँ पर इनकम बहुत कम होती है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ दिस मार्केट यील्ड लेस इनकम ड्यू टू द लेसर ड्यूरेशन ऑफ लोन, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत कम होता है। हमने कहा एक दिन के लिए उधार हमने लिया, तो उस पर जो रिटर्न होगी, ब्याज होगा, हमें जो भी मिलेगा वो बहुत कम ही होगा। और क्योंकि कैपिटल मार्केट में जो शेयर डिबेंचर्स हम सेल परचेज करते हैं उनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है, इसके कारण इस पर मिलने वाला प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। 8th पॉइंट पर आते हैं जो है व्यवहारों की लागत और कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो उसमें जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी परचेज और सेल जब की जाती है तो ब्रोकर्स दलालों की सहायता लेने से इनकी लागत जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ब्रोकर्स बीच में होंगे तो उनको कमीशन इत्यादि देना पड़ता है। इसके कारण जो अमाउंट हमें परचेज करने के लिए देना है वो तो देना ही है, इसके अलावा ब्रोकर्स की कमीशन भी आ जाएगी, तो हमारे को कॉस्ट जो है इसकी ज़्यादा आती है। ड्यू टू द असिस्टेंस ऑफ ब्रोकर्स इन परचेजिंग एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज़, द कॉस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंक्रीजेस। बात करते हैं मनी मार्केट की, तो इसके जो प्रपत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है, ट्रेजरी बिल हो गए, कमर्शियल पेपर एट्सेट्रा, इनके क्रय विक्रय करने के लिए हमें किसी ब्रोकर एजेंट्स की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लागत कम आती है। बिकॉज फॉर द परचेज और सेल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर डन विदाउट द ब्रोकर, सो दे आर लेस कॉस्टली और कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ वेरी लेस। 9th पॉइंट की बात करते हैं जो है अंग या फिर कंपोनेंट्स। प्राथमिक बाजार और गौण बाजार, ये दो मार्केट हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। मतलब कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट्स, तो इसके दो पार्ट्स हैं। और बात करते हैं हम लोग मुद्रा बाजार मनी मार्केट की, तो इसके लिए हमने पढ़ लिया, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल बिल यहाँ पर आ जाएंगे, कमर्शियल पेपर। 10th पॉइंट पर आते हैं नियंत्रण या फिर कंट्रोल। जो हमारी कैपिटल मार्केट है इसको पूरे तरीके से जो कंट्रोल करती है सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक संस्था है जो कि इसको पूरे तरीके से नियम बनाती है, उसको अपने नियंत्रण में रखती है, लगातार चेक करती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा इसे लगातार चेक किया जाता है। जबकि मनी मार्केट की हम बात करें, मुद्रा बाजार की बात करें, तो इस पर पूरा नियंत्रण जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, वही इसमें होने वाली क्रियाओं पर पूरी नज़र रखती है। 11th पॉइंट है सौदा करने की रीति और मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किस प्रकार से होती हैं, तो यहाँ पर जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं, सौदे हैं, वो स्कंद विपणि में संपन्न होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में किए जाते हैं। बाइंग एंड सेलिंग इज़ थ्रू द स्टॉक मार्केट ओनली। बात करते हैं हम लोग मुद्रा बाजार की मनी मार्केट पे। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, सौदे होते हैं, वो फ़ोन पर किए जाते हैं। तुरंत जैसे ही आवश्यकता है फ़ोन पर हम बात करेंगे और कैश आ जाता है, चला जाता है। बाद में पुष्टि जो है या डॉक्यूमेंटेशन जो है, लिख के कागज़ में जो कार्रवाई करनी है वो बाद में लिखित रूप में की जाती है, क्योंकि यहाँ पर समय बहुत कम होता है। जैसे हमने कहा एक दिन के लिए हमारे को केवल लोन चाहिए, अगर 2-3 दिन हमारे डॉक्यूमेंट बनाने में लग जाएंगे तो लोन की तुरंत आवश्यकता हमारी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ पर फ़ोन पर ही काम चला लिया जाता है। ट्रांजैक्शंस आर डन ऑन फोन्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस आर डन लेटर ऑन। 12th पॉइंट की बात करते हैं व्यवहारों की गति और स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि कितनी स्पीड से ट्रांजैक्शन जो की जाती हैं, वही बात जो हमने ऊपर भी डिस्कस की। यहाँ पर कैपिटल मार्केट में
व्यवहार में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ट्रांजैक्शन में टाइम कम लगता है। मोर टाइम इज़ इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हमें पहले विज्ञापन निकालना होगा इत्यादि, ठीक है। या फिर हम स्टॉक एक्सचेंज में बात करेंगे, वेट करेंगे हमें उस टाइप की सिक्योरिटी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। जबकि मनी मार्केट जो होती है, इसमें सौदे फ़ोन पर किए जाते हैं और पुष्टि बाद में रिटर्न में होती है। इसी तुरंत हमें जो है वो कैश मिल जाता है। हमने फ़ोन पे बात की, कैश मिल गया। सो ट्रांजेक्शन्स आर डन ऑन फोन एंड डॉक्यूमेंटेशन लेटर ऑन, हमने डिस्कस कर ही लिया है। और जबकि बात करते हैं, इसी कारण से क्या हुआ, समय भी कम लगा। तो व्यवहार में समय अधिक लगता है कैपिटल मार्केट में, मोर टाइम इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन्स, वेयर इज द मनी मार्केट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, कम टाइम लगेगा। आते हैं 13 पॉइंट पर, पूंजी की प्रकृति और नेचर ऑफ कैपिटल। किस टाइप की कैपिटल जो है वो हमारे को मिलती है, किस प्रकार की। तो जो हमारी कैपिटल मार्केट है, इसमें स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों की व्यवस्था की जा सकती है। स्थायी पूंजी फिक्स कैपिटल होती है जो बहुत लंबे समय के लिए चाहिए। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल होती है जो थोड़े समय के लिए चाहिए। सो बोथ फिक्स्ड एंड द वर्किंग कैपिटल्स आर अरेंज्ड थ्रू द कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट की हम बात करते हैं, ओनली वर्किंग कैपिटल इज अरेंज्ड। इसके द्वारा मात्र कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जाती है। एकदम से थोड़े समय के लिए जो हमें आवश्यकता है वही यहाँ पर हम पूरी कर पाएंगे। लंबे समय की आवश्यकता को इसके द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी अधिकतम अवधि जो है 365 डेज़ की होती है।